Let us get back to our revision. And as planned, I'm starting with the revision of political science. In your political science, if we look into the papers, the questions from each chapter, you have some questions which might be in 3 or 5. Like हमारा पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग के अंदर हमारा एक क्वेश्चन आता है 3 मार्कर. एंड एक क्वेश्चन जो काफी रिपीटेड रहा है वो है आपका द मेजर्स टेकन बाय श्रीलंका या फिर कभी कभी दोनों का, दैट इज बेल्जियम एंड श्रीलंका. एंड द सेकेंड क्वेश्चन विच हैज कम इन अ 3 मार्कर इज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. मतलब इस चैप्टर से आप ये दो लॉन्ग क्वेश्चन 100% ये है क्वेश्चन. अब ये 3 में आता है या 5 में आता है, दैट डिपेंड्स. राइट. बाकी एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया या फिर आपका जो है कौन सा श्रीलंका के अंदर विच वाज द लैंग्वेज or what was the religion, these are all 1 marker question. When Sinhala got its independence, when the special act was passed, ये आपके 1 marker question होते. ठीक है. तो just go with the whatever I am giving you the marking, उसको जरूर अपने दिमाग में रखिए. तो the chapter power sharing is, first of all, what is the ethnic composition of Belgium? So power sharing is sharing the powers to rule the country. यानी कि किसका कौन सा एरिया होगा, विच विल बी व्हाट विल बी द jurisdiction, किस पर कौन रूल करेगा, यानी कि लॉ बनाएगा, व्हाट विल बी द आउटकम्स, हाउ इट वुड बी फॉलोड. तो जो पावर शेयरिंग है इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है व्हाट डज नॉट. तो पावर शेयरिंग, to look into this, we have 2 case studies. One is of Sri Lanka and second is of Belgium. तो जो बेल्जियम है वहां पर आपका जो पॉपुलेशन है, if we look, the ethnic Dutch 59%, the French 40 and Germans 1. लेकिन जो डच है उनके साथ में क्या ड्रॉबैक है कि दे वर पुअर एंड फ्रेंच जो थे वो रिच थे. जबकि अगर हम पॉपुलेशन देखते तो फ्रेंच वाज इन माइनॉरिटी एंड डच वाज इन मेजॉरिटी. फिर भी फ्रेंच जो है दे यूज्ड टू डोमिनेट द डचेस which resulted in the conflicts. Ultimately the constitution was amended and later एक मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेल्जियन का एक मॉडल उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने, दिस मे बी अ सेपरेट 3 मार्कर क्वेश्चन और अ 5 मार्कर क्वेश्चन, in which they adopted federalism. There were 2 levels for the government, two regions for the government, one for Dutch and another for the French. जहां डच थे वहां डच के मतलब की लीडर्स थे, जहां फ्रेंच थे. लेकिन जो आपका यूनियन लीडर था उसमें दोनों ही बराबर होते थे. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन मेजोरिटी और माइनॉरिटी. जो उनका कैपिटल है ब्राजील, इट हैड अ सेपरेट गवर्नमेंट. अगेन द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर इक्वल फ्रॉम ऑल द कॉम्पोजिशन. एंड देन देयर वाज आल्सो थर्ड वन मोर, एक और था जो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट था, जिसमें उनके अपनी लैंग्वेज के कम्युनिटी गवर्नमेंट को चूज करते थे, दैट वाज फ्रॉम देयर ओन लैंग्वेज. दस ये जो रिजल्ट, ये जो मतलब कि मॉडल था, दैट बिकेम अ रोल मॉडल. एंड व्हेन EU was formed, that is European Union, Brussels was taken as a headquarter. Whereas एक और country है which is again the neighbor of India, which is an island country, a small country, जहां आपको independence मिला 48 में. एंड दे फॉर्म्ड अ स्पेशल एक्ट, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक्ट है 1956. एंड उसमें उन्होंने जो है लैंग्वेज एज सिंहला, देन रिलीजन एज बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया. दो दे हैड द गवर्नमेंट, उनका मतलब कि उन्होंने भी गवर्नमेंट ऐसा बना था, लेकिन उनका है जिसको हम लोग कहते हैं, हम फेडरलिज्म में पढ़ते तो हमारे पास 2 टायर होता है. तो वहां पर क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है. कौन सा गवर्नमेंट है, यूनिटरी, यानी कि पूरे श्रीलंका के लिए एक ही गवर्नमेंट है. और उन्हीं के जो
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अलग अलग जगहों पर रूल करते, यूनिटरी, याद रखना। द जितनी पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी, दे सपोर्टेड द सिंहला, एंड जो तमिलियंस थे, श्रीलंकन तमिलियंस एंड इंडियन तमिलियंस, उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। Thus the Sri Lankan Tamilians were alienated. ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है, what were the steps practiced for majoritarianism, या फिर why did the Tamilians feel alienated, what were the reasons that led to civil wars? सबका आंसर सेम रहेगा क्लास 10। लेटर दिस, अभी फॉर द फ्यू years there is peace, but still इंडिया ने तो अपना पीस फोर्स भी भेजा था वहां पर 90s में, लेकिन वो जो एक डिफरेंस था, दैट वाज देयर बिकॉज द पावर वाज नॉट शेयर्ड इक्वली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन अ डेमोक्रेसी द पावर इज शेयर्ड, विच इज ऑल्सो प्रुडेंशियली, प्रुडेंशियल का मतलब होता है रेशनल आपका, यानी कि वही सही है, एंड मॉरल ऑल्सो, बिकॉज when people are participating, so that is called as democratic। ये 1 मार्कर में आपके आ सकता है या 2 मार्कर। तो हाउ कैन पावर बी शेयर्ड? पावर कैन बी शेयर्ड इक्वली, दैट इज डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल या चेक एंड बैलेंस, 1 मार्कर में आया हुआ है। या और ऑल्सो इन डेमोक्रेसी द पावर इज डिवाइडेड इन फेडरल वे, यानी कि आपका वर्टिकल, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन हमारे यहाँ जैसे लोकल गवर्नमेंट भी है। व्हेन पीपल आर रूलिंग टुगेदर दे मे फॉर्म कोएलिशन, मिलकर सरकार बनाना, या अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इट कैन बी देयर। तो इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है, सो दैट द गवर्नेंस इज इक्वल, एवरीवन इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर से। तो इसमें यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म, जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया है क्लास 10, इट इज सीक्वल, उसी का ये आगे का है। हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। दूसरा हमने पढ़ा था अमंग डिफरेंट लेवल्स, तो जो लेवल्स आता है वो हमारा होता है फेडरल गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट है जहां पर जो कंट्री है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉल यूनिट्स, एंड देर आर लेवल्स, कहाँ कहाँ कौन कौन रूल करेगा। इन सम कंट्रीज इट मे बी अ यूनिटरी गवर्नमेंट लाइक श्रीलंका, यानी कि पूरे श्रीलंका का एक गवर्नमेंट है, और जो अलग अलग एरियाज हैं वहां जो रूल करते हैं, मतलब जो एरिया जाफना है वहां जो यूज कर रहा है, जो कोलंबो है वहां कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। वहां अलग से चुनाव नहीं होता, वहां अलग से इलेक्शंस नहीं होते हैं। And in some countries like India, the states are further defined, उनको आगे और डिवाइड किया जाता है, and they may have a separate government which is not answerable to the union government, जैसे हमारे यहाँ पर। तो फेडरलिज्म is when the power is shared among different levels, ये इसका definition है, right? Now in the general, it is union government, the government which is responsible for the entire country, and the second one is the small units according to, जैसे हमारे यहाँ पर हमारे हम क्या लैंग्वेज या कल्चर के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, स्टेट के लिए गवर्नमेंट। In India, we also have a 3 tier, third tier, which is also a local government. It is not there in all the countries. नाउ आपके फीचर्स, यानी कि व्हाट इज फेडरलिज्म, अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज फेडरलिज्म, जिसमें 2 or more tiers आर देयर, देयर इज सेपरेट जुरिस्डिक्शन, मतलब यूनियन गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगा, स्टेट किस पर बनाएगा, लोकल किस पर बनाएगा, ये बिल्कुल मेंशन्ड होता है।
Their sources of income is also mentioned. And if any dispute arises, then courts interpret and उसको solve करते हैं. So there are different routes through which the federalism is practiced. It can be all the small units, मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट है, सबके पास अपना गवर्नमेंट है, सबके पास अपने लॉ है, बट दे कम टूगेदर इन वन सिंगल ग्रुप और अपने आप को एक बड़ी कंट्री का हिस्सा मानते हैं, जैसे यूएसए यूके. यूएस एंड यूके में क्या होता है, इसमें डिफरेंस आ सकता है इस बार. यू कैन एक्सपेक्ट कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर में. यूएस एंड यूके यानी कि होल्डिंग सॉरी कमिंग टुगेदर में क्या होता है, ऑल द यूनिट्स जो आपके सब यूनिट्स हैं, दे हैव देयर ओन पावर्स. दे आर नॉट आंसरेबल टू द यूनियन गवर्नमेंट. वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है. इट इज देयर विश व्हाट लॉ दे वांट टू इम्प्लीमेंट. वेयर जो सेकेंड रूट है होल्डिंग टुगेदर, उसमें क्या होता है, कंट्री को जानबूझकर एक मकान को जैसे हम डिवाइड करते हैं, ड्राइंग रूम किचन, वैसे डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स. और उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट हैज मोर पावर्स देन द स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल, लेकिन जो पावर होता है यूनियन के पास ज्यादा होता है. So that is holding together. And the examples are India, Switzerland, right? तो now अब आता है, ये तो था कि ये फेडरलिज्म है, तो हमारा इंडिया, why it is called a federal country? What makes India a federal country? What is the threefold distribution of list in India? सबका आंसर same. What makes India a federal country? Why India is called as a federal country? Explain the threefold distribution. सबका आंसर सेम रहेगा क्लास 10. तो फर्स्ट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. इन द अर्लियर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वी हैड टू मेन लिस्ट, यूनियन एंड स्टेट, दो ही टीयर्स थे. जो थर्ड टीयर था लोकल गवर्नमेंट, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992. ये पेपर में 1 मार्कर में आया हुआ है. ओरिजिनली कितने थे? तो इन इंडिया वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर्स. फॉर यूनियन देयर आर 100 एरियाज जिसमें यूनियन इज एबल टू मेक द लॉ, अमेंड द लॉ. स्टेट 61. देन देयर इज थर्ड लिस्ट इज कॉन्कुरेंट, यानी कि जिसमें दोनों बना सकते हैं. जैसे आपका यूनियन आपका डिफेंस, स्टेट आपके अपने इरिगेशन, अपने जो एरियाज है एजुकेशन, पुलिस, और कॉन्कुरेंट जिसमें दोनों बना सकते हैं, लाइक एजुकेशन. इन इंडिया वी हैव द एजुकेशन पॉलिसी विच इज फॉलोड बाय यूनियन गवर्नमेंट. जैसे आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड. सेंट्रल मतलब यूनियन. एंड ऑल द स्टेट्स हैव देयर ओन बोर्ड्स. यूपी का अपना बोर्ड है, पंजाब का अपना बोर्ड है. सो इट इज द स्टेट्स, द स्कूल्स ओन विश कि वो किसको फॉलो करना चाहते, तो कॉन्कुरेंट दोनों बनाते हैं. लेकिन इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है टेकिंग, तो देन द रूल्स विच आर मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटेड, because it is responsible for the welfare of the nation. Then there were some areas जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था they were not mentioned. Those are called residuary list, जिस पर again the union government has the powers. There are some states like in India earlier Jammu Kashmir was there. आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग देयर वर सर्टेन रूल्स. अभी मैं एक चीज आपको और बताऊंगी, जस्ट अभी बताती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ. देन देयर आर सम स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर. दीज स्टेट्स हैव बीन प्रोवाइडेड स्पेशल पावर्स ड्यू टू देयर हिस्टोरिक ओरिजिन. इनके अलावा हमारे यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे एरियाज हैं, स्मॉल एरियाज, विच
either joined India later or they are too small to become a state. उन एरियाज को भी रूल करने का जो स्पेशल पावर है, इट इज विद द यूनियन गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरी. द यूनियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट वो वहां पर रूल करते हैं गवर्नर के थ्रू, राइट. अभी इन उत्तराखंड, right now, just yesterday only, I think there has been एक implement, उन्होंने law implement किया है जिसके according the non उत्तराखंडीज cannot buy land there. This is state list. यानी कि अब मैं चाहूं कि मैं उत्तराखंड में एक मकान खरीद के वहां पर रह लूं तो मैं नहीं रह सकती. दे हैव आइडेंटिफाइड द एरियाज जहां नहीं खरीद सकते. तो दिस इज हाउ द लॉज आर मेड. तो दैट इज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड फेडरल, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं. अगर थ्री फोल्ड आया आपके पेपर में तो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट वाला लिखना है. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल आए तो सारे के सारे लिखने हैं, ठीक है. और थ्री फोल्ड में भी तीन आपको पॉइंट में लिखने हैं, बाकियों को आपने नीचे अलग से लिखना है. पहले तीन को हाईलाइट करना है. नाउ हाउ दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, हम इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं. तो फर्स्ट इज in 1953 there was a mass protest in Andhra Pradesh, विशाल आंध्रा मूवमेंट. तो ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था which was led by पोट्टी सीताराम राजू, that led to creation of Andhra Pradesh in 52 itself, because उनकी डेथ हो गई थी और वायलेंस हो गया था. At that time the government appointed a commission, उन्होंने कमीशन बिठाई थी जिन्होंने रेकमेंड किया था that if the states are divided on the basis of the language they speak or the culture they follow, it will be easy for governing. तो creation of linguistic states. Then अब प्रॉब्लम आई कि हम लोग अपने लिए कोई नेशनल लैंग्वेज रखें. तो इट वाज डिसाइडेड, ये वन मार्कर क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में आ सकता है. वन मार्कर क्वेश्चन या असर्शन एंड रीजन में आता है. It was first decided that after 1960 English will be dropped and only Hindi will be continued. But in India only 40% people speak Hindi. And then there was a protest in Tamil Nadu. Therefore, English and Hindi were considered, were adopted as official language, not the national language. And besides Hindi, there are 21 languages which are recognized by constitution. यानी कि अगर आप उस लैंग्वेज में अपने गवर्नमेंट के कोई भी काम वगैरह करते हो तो दैट इज एक्सेप्टेड. लाइक इफ यू हैव सीन योर साइंस पेपर तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आया होगा आपका पेपर. अगर आप तमिलनाडु में रहते तो इंग्लिश और तमिल में आया होता. आप पंजाब में रहते तो इंग्लिश और पंजाब में रहा होता. तो इन दिस मैनर दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. थर्ड, हाउ द रिलेशन शुड बी देयर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, क्योंकि सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एरिया. तो उन दोनों को कैसे रहना चाहिए, तो कायदे से तो दोनों को मिलकर रहना चाहिए. But in the earlier period, the governments did not allow. जो यूनियन गवर्नमेंट होती थी वो यही चाहती थी कि स्टेट्स में भी उन्हीं का गवर्नमेंट हो. So there used to be conflict. But after 1990s, when no political party got clear majority, so the alliance system, the coalition system was adopted, where the political parties joined together to rule, which was not that much successful. So these were the three main areas. Later in 1990s, because it was very difficult for
the governments like Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, which are very big, large states, to rule the minute areas, बिल्कुल छोटे छोटे areas जो आपके गांव हैं. And that is why the third tier, यानी कि local government, was introduced constitutionally. यानी अब जो भी करना है वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा. पहले भी होता था, लेकिन पहले वो ऐसे प्रॉपरली नहीं होता था. कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनली उसको डाला गया तो इट वाज सपोज टू बी डन. So with 73rd and 74th amendment in the constitution, the third tier local government was formed. Under the local government, in the rural area panchayat system and in the urban municipal corporation system was adopted. इसका आपका जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत 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 जरूरी क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. I'll tell you what are the important questions once I complete it. According to decentralization, every state has to conduct the elections for the local government, जिसके लिए State Election Commission is responsible. And this is the only tier where 1/3 of the seats are reserved for women, जहां उसमें women ही खड़ी होती. The revenues and the powers are shared by both union and state. पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ हाउ इज पंचायत सिस्टम फॉलोड? 3 मार्कर में आया हुआ है, बट इट कम्स इन द ऑप्शनल क्वेश्चन. आपका ऑप्शन में आता है. डिसेंट्रलाइजेशन नहीं आता ऑप्शन में. पंचायत के लिए छोटे छोटे गांव या एक बड़ा गांव, दे हैव देयर ओन ग्राम सभा, जिसमें 18 years above all are members, and they choose their पंच, जिसका हेड होता है सरपंच. ऐसे कई ग्रुप्स ऑफ पंचायत बिकम अ ब्लॉक समिति, एंड ऐसे कई ब्लॉक्स या समिति मिलकर बनता है एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट या जिला, जिसका हेड होता है जिला परिषद. और ये जिला परिषद वाला 1 मार्कर क्वेश्चन है. इन द अर्बन एरियाज, छोटे एरियाज हैं तो म्युनिसिपैलिटीज, बड़े एरियाज हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड होते हैं, जिनको हम म्युनिसिपल वार्ड्स कहते हैं, एंड उनके भी आपके रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है म्युनिसिपैलिटी का, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर. ये भूलना मत, इसको याद करना. So now what are the important questions from this chapter? First, 5 marks में decentralization. 3 marks में पंचायत या फिर ये जो linguistic language वाला, उनमें से कोई एक. What makes India federal? Again, a 3 marker question, 3-fold distribution. Difference between coming together and holding together, 3 marker question. What are the features? Again, they are in the option, 3 marker question. Now, हमने कहा कि हमने अपने पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया. So, is it successful? So, local governments have not been that much efficient. Why? Because the union or the state government do not share the powers. Regular elections are not there. The meetings of the panchayats are not held regularly. Yet, it is the one government जहां पर the participation of women is more. जहां हम directly मैं खड़ा होना चाहती हूँ, मैं खड़ी हो सकती हूँ. So there is direct participation, जिसकी वजह से more participation is possible. So this is आपका the chapter federalism. A very important chapter from board's point of view, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा chapter है. This chapter, many of you feel very tricky. But अगर हम इस चैप्टर को थोड़ा मोटा मोटा देखते हैं, तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. और जैसे इसके नीचे लिखा हुआ ना, जो बना हुआ है, यही इसके क्वेश्चंस भी रहते हैं.
The only tricky question, or what you say students don't understand, is the one which comes from caste. उसी को थोड़ा सा बच्चों को लगता है, जेंडर वाले बच्चे कर लेते हैं। बहुत सारे पेपर्स के अंदर इस चैप्टर से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। रिलीजन और कास्ट नहीं आता है। द रीजन इज कि यू नो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड वी कैन नॉट पुट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट जेंडर वाला इज अ वेरी कॉमन। और अभी भी रिसेंटली देयर इज अ मूवी व्हिच हैज बीन रिलीज्ड जिस व्हिच इज आल्सो बेस्ड ऑन द जेंडर डिस्पैरिटी ओनली, कि what is the pathetic condition of a woman। तो जेंडर डिस्पैरिटी इज अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड इसमें से कई बार आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस रिपीटेड रहे। ठीक है, तो व्हाट इज जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर हमारे इंडिया के अंदर, हम इंडिया से रिलेट करके बात करेंगे क्लास 10। इन इंडिया स्टिल जेंडर डिवीजन या कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट, यानी कि हम मानते हैं, जैसे मैंने आपको जो मूवी अभी बताई थी मिसेस, इट इज बेस्ड ऑन द सेम, दैट वी बिलीव दैट the women, whether she is a great dancer, teacher, she has to look into the family, उसको घर को देखना उसी की जिम्मेदारी है, and everything which is related to income is gents। there are some work जो हमने जेंडर स्पेसिफाई कर दिया कि ये तो लड़कियां ही करेंगी, तो दिस division of labor is always there। in many of the societies we follow a patriarchal form। patriarchal means jahan the male member is the head of the family and they maintain the hierarchy कि उनके बाद उनका बेटा, ऐसे ही हम मेंटेन करते हैं। there are many areas where the women are neglected, they are exploited डाउरी के नाम पर, दूसरे और मतलब कि उसके अनुसार they are exploited, domestic violence। Then when it comes to education, the literacy level, if we look for male, if it is 72, for female, it is only 56 percentage. So that is what gender is defined। There are around the world, there are some countries in the Scandinavian areas जहां आपके equal participation रहता है of women, in fact more participation। But in India, the participation of women in the political field is very low। आप मतलब in India also, I have seen in Tamil Nadu, I don't know about other states because I haven't gone there, but Tamil Nadu I have seen। Then in Thailand, if you go Bangkok, you go, वहां आप देखो, you will find a female driver, मतलब आपका कैब चलाते हुए भी, you will find a female cleaner, you will find a female waiter। बहुत आसान है, चेन्नई के अंदर आपको 10 में से 8 जो है आपको मिल जाएंगे, बट इन दिल्ली मैंने शायद ही किसी पेट्रोल पंप पे कोई लड़की देखी। और हम तो लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे हम लड़की नहीं देख रहे हैं, हम भूत देख रहे हैं। वी बिलीव इन, मतलब इन नॉर्थ इंडिया इट इज बिलीव कि हमें नौकरी तभी करनी चाहिए व्हेन वी नीड इट। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स बट इन तमिलनाडु इट इज नॉट लाइक दैट। आपको बड़ी बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी घर मतलब साफ करते हुए नजर आएंगी। यू गो टू एनी अदर कंट्री, बट कंपैरेटिवली इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल वर्ल्ड, तो इंडिया में जो इन गर्ल्स हैं उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी कम रहता है। देयर हैव बीन मेनी बिल्स, ये पेपर में भी आया हुआ, और आपकी जो नए वाला बुक है उसके अंदर ये चीज है, और ये मैंने पहले भी मेंशन किया था, मैं फिर मेंशन कर रही हूँ, दैट द रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास्ड। रिजर्वेशन बिल लास्ट ईयर पास हुआ था, पहले वो प्रपोज था। अभी 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकल गवर्नमेंट। अभी क्या है, जो अभी रिजर्वेशन बिल पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग देयर इज अ सिस्टम, 50% 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
जिसमें जब भी इलेक्शंस होंगे तो फीमेल्स विल बी गेटिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इट हैज बीन पास्ड लास्ट ईयर, बट अभी जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के उसमें उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था. पास हो गया था वो. अब जो इलेक्शंस होंगे शायद उनमें उनको यूज किया जाएगा. तो मेनी फेमिनिस्ट, दोज हु इक्वालिटी को एडवोकेट करते हैं, दे से दैट देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन ऑल द एरियाज. बट अभी भी हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी लेस. इसमें से यही पेपर में आपका आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन 100% आता है. नाउ कम टू रिलीजन. इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज सेक्युलरिज्म? इस वाले में से जो आता है. तो इन इंडिया वी डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, बट when we make religion as our political base, मतलब हम पॉलिटिक्स रिलीजन के नाम पे जब झगड़ा करते हैं, हम पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, दैट बिकम्स कम्युनल पॉलिटिक्स. जहां एक कम्युनिटी अपने आप को ऊंचा, दूसरी कम्युनिटी को नीचा, एक रिलीजन अपने आप को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाती है, दैट इज कम्युनल पॉलिटिक्स. गांधी जी कोटेड दैट पॉलिटिक्स मस्ट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम रिलीजन. मतलब उनका कहना था कि हर रिलीजन आपको सेम चीज सिखाता है, बट द पॉलिटिशियंस टेक इट इन डिफरेंट मैनर्स. अब ये आपके पेपर का क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है, इन पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म में टेक डिफरेंट शेप्स. मतलब पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दे पिट वन कम्युनिटी अगेंस्ट अनदर. दे यूज द रिलीजियस सिंबल्स और मोबिलाइज रिलीजन की, देखो हम इस रिलीजन के लिए कर रहे हैं. एंड इफ सच पॉलिटिक्स इंक्रीज, अगर ऐसे पॉलिटिक्स इंक्रीज होता है, इट रिजल्ट्स इन वायलेंस, रायट्स, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा, पार्टीशन. वन मार्कर क्वेश्चन. और इसी चीज को बचाने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैड पोस्टेड सेक्युलरिज्म. यानी इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन. इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री, इट्स ओनली इंडिया. Everyone has the right to profess, follow his or her religion. There is no compulsion on any conversion. No, there is no discrimination. किसी को भी जॉब देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. एंड इफ देयर इज अ नीड, नॉर्मली गवर्नमेंट रिलीजियस एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन अगर उन्हें जरूरत पड़ती है फॉर वेलफेयर, अच्छाई के लिए, देन दे स्पेशली वो लोग इंटरफेयर करते. इंटरफेरेंस मतलब जैसे हमारे यहाँ पर देर आर सम कॉलेजेस, मतलब कि विच आर फॉर द माइनॉरिटीज, तो वो एजुकेशन को, वेलफेयर कम्युनिटी को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें हिस्सा लिया, और एल्स दे डोंट. ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके पेपर के ऑप्शन में आ सकते हैं. Now, caste. Caste is only in India, not in any other country. Like religion, you can find in other countries. Gender, you can find. Caste is based on the hierarchy जो हमारा historical हम बोलते हैं, आर्यन के समय पे आपका divide हुआ था, the caste based on the work. And some of the people who are doing the odd jobs, उनको हम outcast या untouchable बोलते हैं. And they have been discriminated on the basis of education, health, and they had not been given any privileges. Marriages with from the higher caste to lower caste was not accepted, and even आज भी नहीं. अब question caste system has undergone change. याद रखिए क्लास 10. कास्ट सिस्टम हैज अंडरगॉन चेंज. कास्ट सिस्टम में चेंजेस हुए हैं, तो ये आपको पॉइंट लिखना है.
इस वाले में से अगर पेपर में क्वेश्चन भगवान की तरफ से आ गया ना तो 4 क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो स्टिल वी प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. Sorry, caste system has undergone change because of occupational mobility. People now are not that much bothered about caste. In the rural areas, zamindari system has broken up. तो जो लोअर कास्ट को जिनको पहले एक्सप्लॉइट किया जाता था वो कम हो गया है. लिटरेसी रेट हैज predominantly increased. Due to urban culture, we are not bothered about the caste who is living next door. But caste still exists in some areas. Again, a 3-marker question. यानी अभी भी है. Even today, the people do not like to marry among different castes. Even today, untouchability is practiced. Even today, there are some castes जिनको outcast माना जाता है. So how do the caste system affect the politics? समटाइम्स जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे उन्होंने रिलीजन को लिया, रिलीजियस सिंबल को लिया, वैसे वो कास्ट को यूज करते हैं टू गेट द वोट्स. लेकिन अगर हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखते हैं ना, तो नो पार्टी नेवर गेट्स अ कास्ट वोट. वोट मिलता है ओवरऑल उस एरिया का, ना कि किसी पर्टिकुलर कास्ट का. तो कास्ट इन पॉलिटिक्स में आपको ये वाले कास्ट इन पॉलिटिक्स याद रखना. सीपीपीसी क्या याद रखोगे? सीपीपीसी. सीपी में आपको लिखना है कास्ट में, सॉरी पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे यूज करते हैं गलत तरीके से. एंड पीसी इज पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी कि कास्ट के अंदर ही कई चेंजेस आ रहे हैं, नए कास्ट आ गए हैं, कुछ पुराने कास्ट मिलकर एक बड़ा कास्ट बना रहे हैं, कुछ कास्ट को डिवाइड कर रहे हैं. तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी पॉलिटिशियंस कास्ट को कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर. येट नेवर इट हैज बीन दैट एनी कैंडिडेट, एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द कास्ट वोट. कभी नहीं होता. हम कास्ट बेस्ड वोट, सॉरी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमें जो है उसी मतलब की कास्ट के लोग देंगे. अगर 100 जने हैं, उसमें से 40 जने कास्ट को बिलोंग करते, तो जरूरी नहीं है कि वो 40 के 40 उस कास्ट वाले को वोट करेंगे. इट डिपेंड्स. बट पॉलिटिशियंस यूज कास्ट, दे ट्राई टू मोबिलाइज द सपोर्ट ऑफ दोस एरियाज, करते हैं. राइट. तो दैट इज आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बुक से आपका जो है लाइक क्वेश्चन है कि caste system still exists in India. Caste system has undergone changes. ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Next chapter, that is political parties, and then we have what you call as outcomes of democracy. In political parties आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 2 क्वेश्चंस आपके 100% आने के चांसेस होते हैं. वन इज द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड दूसरा है द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ोगे. बाकी जो क्वेश्चंस हैं दे कैन बी 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर मैक्स टू मैक्स, यानी एमसीक्यूज या फिर आपके 2 मार्कर. लेकिन ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या फिर व्हाट आर द चैलेंजेस, तो ये दोनों आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज आपके होते हैं द ग्रुप ऑफ पीपल. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप एक हिस्ट्री पढ़ोगे ना, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी कैसे फॉर्म हुई थी, लाइक टॉक अबाउट बीजेपी. तो बीजेपी पहले उसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्टार्ट किया था. तो क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी जो रूलिंग पार्टी से उनसे नहीं मिलती थी.
तो उनके अपने आइडिया, तो जो लोग उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे उन लोगों ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने अपने उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो मेनली एक पॉलिटिकल पार्टी में जो उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाता है यानी कि लीडर, जो उसको चलाता है, द पीपल हु आर उस पॉलिटिकल पार्टी के जो फिलोसफीज हैं उनको स्प्रेड करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, एक्टिव मेंबर्स। एंड द अदर जो उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, फॉलोअर्स, जैसे हम इंस्टा में करते हैं या एनी चैनल मीन्स, राइट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? ये आपके 7 फंक्शंस हैं। आपके पेपर में एनी 3 आता है, अभी तक 3 ही आया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन सॉरी परफॉर्म मेनी फंक्शंस, मेंशन एनी 3, स्टेट एनी 3। तो फर्स्ट इज दे कंटेस्ट द इलेक्शंस। उनका पहला काम तो यही है कि वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ लॉ, लॉ बनाने में वो अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। दे आर द वन हु पुट फॉरवर्ड द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो वेलफेयर के लिए वो बनाना चाहते हैं वो। दे आर द वन हु इफ लूज द इलेक्शंस, अगर वो इलेक्शंस हार जाते हैं तो फॉर्म द ऑपोजिशन। एंड ऑपोजिशन का भी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। द ऑपोजिशन जो है वो मॉनिटर करता है रूलिंग गवर्नमेंट को कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को, कहीं वो लॉ को जो है मिस यूज तो नहीं कर रहा। लूज का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई वैल्यू नहीं है, तब भी उनकी वैल्यू होती। जो हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन का लीडर होता है, ही गेट्स अ सैलरी इक्वल टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। जितने भी हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको आगे पहुंचाना उनका काम होता है। दे आर द वन हु शेप अप द पब्लिक ओपिनियंस। These are the points and you may be asked to write any 3. So why do we need a political party? बिना political party के हम क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों ग्रुप चाहिए? Because ये 3 आप देख सकते हो बना हुआ है। एवरी कैंडिडेट विल स्टैंड, मतलब हम 10 कैंडिडेट स्टैंड हुए, मैं जीत गई, तो व्हाट विल आई डू? आई विल बी ओनली वर्किंग फॉर माई कॉन्स्टिट्युएंसी, आई विल नॉट वर्क फॉर द एंटायर कंट्री। देन देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी। मैं तो कहूंगी मैंने तो अपनी कर ली, कर दिया, उसने नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी, नो यूनिफॉर्मिटी। एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वायर पीपल टुगेदर जो कि रूल करे गवर्नमेंट को। And democracies cannot run without political parties. Right? So now the next question is how many political parties a country should have? So it doesn't have any party system जो है, कोई बना बनाया रूल नहीं है। भाई इस कंट्री में, बर्मा में 2 होने चाहिए, इंडिया में 3 होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, वहां लोग कैसे हैं, वहां का डिवीजन कैसा है, वहां का पॉलिटिक्स कैसा है, वहां का सिस्टम कैसा है। Like in India, for many years, one single party had control, but उसी पार्टी से आपके 10 पार्टीज निकल के आए थे। So we can never say कि any political party is fixed for any country. It depends on the population, on the nature of politics. अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर हूं और मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं उसको छोड़ के अपना बना लूंगी। So, in a one party system, we cannot call it as democratic because there is no choice. All the members of the politics has to belong to one single party. In a two party system, which is said to be a good option, there are two major parties जो आमने सामने आते हैं to form government, like US and UK. And multi-party when there are number of political parties just like India, which is very chaotic. तो हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इलेक्शन कमीशन उनके सिंबल, उनके स्लोगन, उनको जो है रिकॉग्निशन देती है, लेकिन उसके लिए देयर इज अ क्राइटेरिया। आप रजिस्टर तो कर देते हो, लेकिन आप नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो, इसके लिए आपको क्राइटेरिया सेट किया जाता है। अगर आपकी पार्टी ने इलेक्शंस लड़े, आप कहीं से भी लड़ सकते हो, एंड इफ यू हैव गॉट, अगर आपको जो है सीट्स मिली है, प्रोपोर्शनेट आपको शेयर्स मिले हैं ऑफ वोट, देन यू मे बी गेटिंग द डेजिग्नेशन ऑफ नेशनल पार्टी। एंड स्टेट पार्टीज आपके होते हैं, क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी इज 6%, सॉरी 6% ऑफ द टोटल वोट्स जब लोकसभा में होते हैं, एंड आपके 4 सीट्स इन लोकसभा, यानी कि देर इज अ प्रोपोर्शन, कितने पर एक सीट होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर आपको उतने वोट मिल गए हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी का दर्जा देता है। फॉर स्टेट इट इज 6% ऑफ द टोटल वोट्स, लेकिन 2 सीट्स इन द असेंबली। फॉर मेनी ईयर्स रीजनल पार्टीज डिड नॉट हैव, ये इस वाले चैप्टर से बहुत ही ज्यादा कॉमनली पिछले कुछ सालों में आया। पहले स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज की जो है, दे वर नॉट हैविंग दिस मच ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल पॉलिटिक्स, वो अपने स्टेट को यूज करते थे। बट जब से कोएलिशन अलायंस वाला आया है, दे हैव आल्सो स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि वो अपना सपोर्ट नेशनल पॉलिटिक्स के पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। येट देर आर मेनी चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी, इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। क्लास 10, ये वाला जो ऊपर वाला था स्टेट पार्टी क्राइटेरिया, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर आएगा बस, बट चैलेंजेस आपके 5 मार्कर। विद इन द पार्टी, कोई भी पार्टी होती है तो दे डोंट मेंटेन प्रॉपर डेमोक्रेसी, यानी कि जो लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स, उनको इलेक्ट करने में सब लोगों का जो है पार्ट नहीं होता, they don't openly participate. Secondly, some of the political parties use money and muscle power, पैसा, गुंडागर्दी यूज करते हैं। There are many parties which follow dynastic succession, यानी कि जो पार्टी में जो मेन एरियाज होती हैं, उनमें लड़ने के लिए ओनली द फैमिली मेंबर्स या फिर रिलेटिव्स को ही परमिशन देते हैं। And for the common people, if we talk about the common people, we don't have any choice. सब एक जैसे ही होते हैं। So this is a serious challenge. कुछ रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किया है, जैसे मनी एंड मसल पावर को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट जो है फिल करने के लिए बोला हुआ है। देन इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इलेक्शन कमीशन ने बोला हुआ है। The constitution has amended people that they should not change their parties once they are elected, जिसको हम defection कहते हैं। फिर भी defection is very common. So what are some of the suggestions? Women का more participation, regular internal elections, people's more participation. अगर ये सब कुछ होगा तो मे बी जो अभी हम मनी मसल ऐसा यूज करते हैं, दैट मे नॉट बी देयर एंड पीपल वर्क फॉर द वेलफेयर। तो दैट इज द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट चैप्टर इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में आपका डिफरेंस, एंड सेकेंड आपका जो है, जो आपके 3 अलग अलग एरियाज हैं, पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम एंड सोशल वाला आउटकम, ये आपके अलग से आते हैं। और पॉलिटिकल वाले के अंदर अगर सिर्फ पॉलिटिकल आएगा तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को मेंशन करना है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। और कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन आता है हाउ इज डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, तो आपको सिर्फ अकाउंटेबल वाला पॉइंट लिखना।
तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर ऑल दोज, मतलब कि वो गवर्नमेंट जिनमें आपका एक सिस्टम होता, दे आर फॉर्म्ड बाय इलेक्शंस, there is participation by the citizens in the election, in the contest, in the participation in even fighting the elections. There is a proper rule which governs the country. Under democratic government, there are certain rights which are given, and there is quality decision. Whereas in non-democratic, there is absolute rule. यानी कि जो उस वक्त जो भी रूलर है वो जैसा चाहता है वही रूल जो है इट विल बी देयर। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट उन्हीं के पास रहता है। The citizens do not have any rights. There is no law which actually is formed. वो उनका अपना लॉ होता है, and there is no prescribed right जिनको उनको फॉलो करना होता है। So now the very first question is कि when a country is following democratic government, तो उसके अंदर जो है there are three areas, that is politics. जब हम पॉलिटिक्स बोलते हैं तो पॉलिटिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है दैट इज अकाउंटेबल, यानी कि वो जवाबदारी होता है अपनी अपने काम के लिए। रेस्पॉन्सिव, यानी कि जो लोग होते हैं उनके डिमांड्स के लिए इट हैज टू रेस्पॉन्ड, एंड लेजिटिमेट, फॉर्म्ड थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर। नाउ हाउ इट इज अकाउंटेबल, सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आता है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तो अकाउंटेबल इसलिए होता है दे हैव टू गिव रिस्पॉन्स, दे हैव टू गिव द रिप्लाई टू द पीपल। The citizens have the right to information through which they can ask the working of the government. But there is always decision delay. लेकिन ये जो डिसीजंस होते हैं दे आर नॉट टेकन बाय वन सिंगल पर्सन, इट इज deliberated, negotiated, debated. It follows a proper procedure, and that is why it is called accountable. Responsive, in practice they are not that much responsive. ये आपके assertion reason में आया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब they need to be attentive to the needs of the people. Even though it is said it should be free of corruption, लेकिन ऐसा नहीं है। Legitimate, they are formed by elections, there is a proper rule of law, there is a proper representation. Now if we talk about economic, तो इसमें वन मार्कर में आता और आपके जो है जो आपका पाई चार्ट बना उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म इज बिट बिहाइंड। आई यूज द वर्ड बिट बिहाइंड। लाइक नॉन डेमोक्रेटिक में आपकी 4.05 है तो इसमें 3.95 है, वेरी नेग्लिजिबल। बट कोई भी गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पीपल, द ज्योग्राफी, द लोकेशन। तो आप सिर्फ उसको गवर्नमेंट को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज हाउ डज डेमोक्रेसी रिड्यूस द poverty, inequality under economic only. तो इट इज रीजनेबल, भाई डिस्पैरिटी गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाती है जिससे कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो डिफरेंस है उसे खत्म किया जाए। येट अगर आप देखो आपके पेपर में वो एक वो बना हुआ है ना, एक आदमी जिसके बड़े बड़े मसल्स हैं लेकिन पीछे नीचे से पतला सा हो जाता है। स्टिल द रिच एंजॉय मोर वेल्थ एंड द पुअर आर नॉट। बट इफ वी टॉक अबाउट सोशल डाइवर्सिटी, तो yes, it
जितने भी अभी हमने पढ़ा था, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इट ट्राइज टू हैंडल दो सोशल डिफरेंसेस, चाहे वो जेंडर की वजह से हो, चाहे वो कास्ट की वजह से हो. इट ट्राइज टू गिव equal rights to all. It is much superior when it comes to providing dignity, क्योंकि सबको equal opportunity मिलती है, सबको equal right मिलता है to participate in the government, to cast their election, their votes, to stand in the election. और इसीलिए it is said that democracy produces the dignity and freedom of citizens. एक क्वेश्चन आता है, मोर डिमांड्स आर द टेस्टिमोनी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट डज इट मीन? द डिमांड का मतलब है, लोग जो है, जब लोग देखते हैं कि हमारा ये वाला काम हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, सोशल डाइवर्सिटी को ले लिया, तो देन पीपल डिमांड कि भाई हमारा ये वाला काम भी कर दो. अगर दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे वुड नेवर आस्क. So there is satisfaction among the people. It is itself the evidence. Testimony का मतलब होता है evidence कि democracy is a successful government than its counterparts. नॉन डेमोक्रेटिक या आपके डिक्टेटरशिप से बेटर रहता है आपका डेमोक्रेसी. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है कि विच कंट्री मतलब कि फोस्टर्स या फिर प्रेफर्स डिक्टेटरशिप ओवर डेमोक्रेसी, विच साउथ एशियन कंट्री करके, एंड इट इज पाकिस्तान. पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप को प्रेफर किया जाता है, एंड देयर आर सम हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड दैट. दैट्स द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. जितने क्वेश्चन है सीधे सीधे आते हैं. इसमें से आप एक तो अकाउंटेबिलिटी वाला बिल्कुल नहीं, मतलब वो करोगे डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में, और ये जो सोशल डाइवर्सिटी वाला है, सॉरी फ्रीडम डिग्निटी वाला, इसको लर्न कर लेना, 3 मार्क में आता है. क्योंकि इकोनॉमिक वाला मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मार्कर में आता है. With this, the entire revision of what we call as political science is over. Let us begin the revision of history. हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल आपको डरना नहीं है. हिस्ट्री में 2 मार्क्स तो आपके जाएंगे फॉर द मैथ्स. वी डिवाइड आवर चैप्टर्स इनटू 20 20 20 20. 20 फॉर हिस्ट्री, 20 फॉर पोल साइंस, ऐसे हम करते हैं. तो इसके अंदर आपका 2 मार्क्स तो यू विल बी गेट गोइंग फॉर दिस मैथ, यानी कि 18 मार्क्स. एंड दैट वुड बी डिवाइडेड अमंग 3, मेनली 3 चैप्टर. मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में तो आपका सिर्फ स्टार्टिंग वाला ही आने वाला है. तो एक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इंडिया है, और तीसरा आपका प्रिंट कल्चर है, जो पूरा पूरा आ रहा है. मेकिंग ऑफ ग्लोबल में आपका सिर्फ आगे के 1.2 तक ही आ रहा है, 2 तक ही आ रहा है, राइट. एंड इन दिस चैप्टर नाउ, मुझे कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम यहाँ कंफ्यूजन है. नो कंफ्यूजन. डायरेक्ट डायरेक्ट आपको लर्न करना है कि इसमें से क्या क्या आ सकता है. यस, from nationalism in Europe, you can expect one. पहला, a pictorial question. Second, आपका आ सकता है MCQs, 1 या 2, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें से आ सकता है. And the questions will be basically based on the formation of Germany, the formation of Italy, और ये आपका जो है ऑप्शनल में आता है. Any one it comes. जैसे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसको 100% करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा हमारा स्ट्रांग होता है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, राइट. तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन व्हाट वर द कंडीशंस व्हिच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या व्हाई वाज देयर अ टेंशन इन द बाल्कन्स. ये आपका जो है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते. In 9th standard we had left that after French Revolution,
There was a period which was ruled by Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte was later on defeated in the Battle of Waterloo. तो ये चैप्टर आपका वहीं से कहीं से शुरू होता है। इन अर्लियर पीरियड आपका, इसमें आपको पहले याद करना व्हाट इज अ नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है वेयर पीपल आर हैविंग कॉमन आइडेंटिटी, दे आर हैविंग द प्रॉपर कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। The people were scattered, means if they were speaking some different language but they would be living in some different area, and they wanted a nation state जिसका एक तस्वीर, एक प्रिंट बनाया था फ्रेडरिक शोरे ने, एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, बहुत पहले, जो सबको लगता था इट इज एन यूटोपिया। यूटोपिया मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी इन रियल। उस वक्त में आपके एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स थे, यानी कि द पावर्स वर ओनली विथ फ्यू पीपल। तो देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने आपके जो है नेशनलिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश की थी, और उसके अंदर उन लोगों ने जो है ओल्ड फ्रेंच फ्लैग को नए फ्लैग से रिप्लेस किया था। यूनिफॉर्म आपके सिटीजन्स का एक स्कीम बनाया था। देन देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाया था। दे वांटेड आपका जो फ्रेंच है दैट शुड बी द मेन आपके लैंग्वेज। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द फ्रेंच। फ्लैग आपका, लैंग्वेज आपकी, द यूज ऑफ सिटीजन्स, ये उन लोगों ने उस वक्त में यूज किया। व्हेन नेपोलियन वाज द लीडर, उसने नेपोलियनिक कोड एक एस्टैब्लिश किया था जिसके अकॉर्डिंग देयर विल बी नो प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस, ये सब उसने किया था। बट लेटर ऑन when he started annexing other areas, वो आसपास के सारे एरियाज को फ्रांस का हिस्सा बनाने लगा। at that time many of the superpowers joined and he was defeated in the battle of Waterloo, and this was in 1815। तो एक बार एट मतलब कि जब ये हार गया तो 1815 के अंदर देयर वाज अ न्यू कंजर्वेटिव, मतलब 1815 में एक ट्रेटी साइन किया गया जिसको हम बोलते हैं ट्रेटी ऑफ वेना। एंड ट्रेटी ऑफ वेना के अंदर उन्होंने जो है कुछ चेंजेस किए। द फर्स्ट चेंज वाज दैट दोज एरियाज, जर्मनी के मतलब कि जितने एरियाज थे उनको 39 एरियाज को उन्होंने रख दिया। एंड देयर वर डिफरेंट एरियाज विच वर बॉर्डर्ड फॉर फ्रांस, फ्रांस के चारों तरफ कुछ नए। एंड दोबारा से आपका बोरबोन डायनेस्टी इट केम इनटू द पावर। दीज कंजर्वेटिव्स दे डिड नॉट लाइक कि उनको कोई क्वेश्चन करे, उनको कोई क्वेश्चन करे वो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। इवन दो उन्होंने थोड़े से लिबरलाइजेशन को यूज किया था, कुछ नए चेंजेस उन्होंने यूज किए थे, बट दे डिड नॉट लाइक टू बी क्वेश्चन, दे डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म। और अगर कोई ऐसा करता था तो वो सेंसरशिप डाल देते थे। और इसी वजह से क्या था कि अक्रॉस यूरोप देयर वाज अनरेस्ट, मतलब लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। देयर वाज, और तब आपके अलग अलग एरियाज में, अलग अलग एरियाज में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए। लाइक अगर हम देखते हैं जुलाई 1830, दैट वाज द, जिसको हम जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें ब्राजील्स जो है अभी आपने पढ़ा था उसको बेल्जियम से यूनाइटेड टू ब्रेकिंग अवे बेल्जियम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। पहले बेल्जियम जो था वो नेदरलैंड्स का हिस्सा था, लेकिन बाद में वो एक अलग देश बन गया। Similarly, the educated people started demanding creation of states. There were many political organizations. कई लोगों ने जो है, जो करंट सिचुएशन है उसको अपोज किया। In Greek is said to be the cradle of civilization.
मतलब कहा जाता है कि जो सिविलाइजेशन है वो वहीं से शुरू हुआ था। वहां पर पीपल वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, और दे वर सपोर्टेड बाय द ब्रिटेन, फ्रेंच किंगडम, रशियन एम्पायर्स। दे वर सपोर्टेड बाय पोएट्स, आर्टिस्ट, जैसे इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन जो थे, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे। ही इवन वेंट फॉर फाइटिंग द वॉर, इवन दो ही वाज लेटर ऑन ही डाइड। एंड अल्टीमेटली बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट, इसका स्पेलिंग जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, 1832, ग्रीक वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट स्टेट। तो ग्रीक आपका हो गया था। लेकिन अगर हम बाकी एरियाज को देखें, जैसे जर्मनी, इटली, तो ग्रीक वाले से आपके पेपर में आता कौन सा ट्रेटी था वो, 1832, याद रखना। ईयर भी याद रखना पड़ेगा आपको, एंड ट्रेटी भी। इन अदर एरियाज लाइक जर्मनी, इटाली, देयर वर सम पीपल लाइक गिसप मजनी, जिसको ड्यूक मेटरनिच, जिसने ऑस्ट्रिया में ट्रेटी ऑफ वेना को होस्ट किया था, he used to say that Mazni was the worst enemy of social order. He was sent to the exile. He was the one who said if France sneezes, the entire Europe catches cold. तो जर्मनी के अंदर मैंने ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसी को याद कर लो। लैंग्वेज विल नॉट आपको डिफर नहीं करेगा, आप ये याद कर लोगे तो हो जाएगा। वहां पर क्या है, प्रशिया जो था, दैट अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, वो थे जिन्होंने जर्मनी, जर्मनी जो थी, जर्मनी और प्रशिया दो अलग एरियाज, रहते लोग वहां पर जर्मनी जर्मन सी थे, लेकिन उसको प्रशिया कहा जाता था, इसको जर्मन। वो ज्यादा डेवलप था, ये कम डेवलप था। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, ही वॉज सेड टू बी द व्हाट वी कॉल एज आर्किटेक्ट। उन्होंने प्रशियन आर्मी और अपने ब्यूरोक्रेसी के को हाथ रखते हुए, he was the one who fought the war which lasted for 7 years, and ultimately जो प्रशिया का जो किंग था, विलियम वन, he was proclaimed as the emperor। एंड जो प्रशिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसको जर्मनी ने जो है अडॉप्ट किया, एंड जर्मनी एक हो गई। फ्रॉम जर्मनी एंड प्रशिया इट बिकेम जर्मनी, जर्मनी। इफ वी टॉक अबाउट इटली, तो इटली जो है, ये मैप में बना हुआ आप देख सकते हो। ये ब्लू वाला अगर आप देखो और रेड वाला आप देखो, दे आर टू एरियाज। तो इनमें क्या होता था, ऊपर का एरिया जैसे पिंक जो बना हुआ है, दैट वाज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियंस। नीचे वाला जो था, दैट वाज रूल्ड बाय समबडी एल्स। बीच वाला, दैट वाज रूल्ड बाय सम, मतलब ये पूरा एक इटली है, लेकिन इट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट पीपल। इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट एरियाज। तो वहां पे गिसप मजनी, जिसने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, ही वॉज द वन हु टुक दिस। एंड वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे, ही वॉज द वन हु लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द पीपल। एंड ही डिफीटेड फर्स्ट द ऑस्ट्रियन फोर्स। फिर वो साउथ इटली की तरफ गए, वहां पर उनको गिसप गरिबल्दी मिले। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिसप गरिबल्दी, आया हुआ पेपर में। मतलब ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ गिसप मजनी, एंड उनको जो है काफी, ही वॉज कॉल्ड एज अ वेरी ब्रेव पर्सन, आपके बुक में उनके लिए अलग से बना हुआ। उन्होंने जो लोकल पीजेंट्स हैं उनके हेल्प से सादर्न इटाली में जो आपके 2 सिटीज ऑफ सिसिली थे, वहां से लोगों को भगाया, एंड अल्टीमेटली द एंटायर इटली वॉज यूनिफाइड इनटू सिंगल यूनिट। और इमानुअल जो थे, ही वॉज गिव प्रोक्लेम्ड एज द किंग। एंड वहां के लोग इतने ज्यादा इग्नोरेंट थे कि दे इवन डिड नॉट नो दैट विक्टर एमानुअल और जो ला इतालिया वो बोलते वो क्या है। उनको लगता था ला तालिया, जो कि एक स्लोगन था, दैट इज द वाइफ ऑफ विक्टर एमानुअल। जर्मनी जरूर याद करना, जरूर याद करना। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन।
ब्रिटेन में लोगों ने कोई लड़ाई नहीं की थी, ब्रिटेन में कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, जैसे जर्मनी में हुआ था। वहां के औरतों ने भी, वहां की जो विमेन थी, दे आल्सो फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स। इन इटाली देयर वाज अ मूवमेंट, बट इन ब्रिटेन देयर वाज नो मूवमेंट। वहां पर द प्रॉब्लम वाज कि ब्रिटेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री एरियाज। वन आपका जो है इंग्लैंड, दूसरा आपका स्कॉटलैंड, एंड तीसरा आपका वेस्ट, आपके जो नीचे की एरियाज है। तो जो ब्रिटेन, आपका जो इंग्लैंड है, वो रिच, बहुत पहले से ही देवर हैविंग द पावर। सो विद द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये वन मार्कर क्वेश्चन में आया हुआ है, उन्होंने जो है स्कॉटलैंड को अपना हिस्सा बना लिया एंड आयरलैंड को जबरदस्ती अपने साथ में इनकॉर्पोरेट किया। आयरलैंड में कुछ लोग थे जो कि इंग्लैंड का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बट दे वर कन्फिस्केटेड। एंड जो इंग्लैंड में जो फ्लैग है यूनियन जैक, जो उनका लैंग्वेज है इंग्लिश, इट वॉज डोमिनेटेड ऑन दीज एरियाज। एंड में फुल कंप्लीट आपका व्हाट इवेंट्स लेड टू द वर्ल्ड वॉर वन। तो 1871 तक अलग अलग एरियाज में अनरेस्ट रहता था। बाल्कन्स एक ऐसा एरिया है विच वॉज वेरी एक्सप्लोसिव, वहां पे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे एंड दे यूज टू बी फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से जलते रहते थे। एंड मेनी राइवलरी, यूरोपियन पावर्स जो थे वो लोग अपने फायदे के लिए इन एरियाज को कंट्रोल करना चाहते थे, दे वांटेड टू कॉलोनाइज, and it led to internal wars among these European powers, which became the World War One. Later, जब नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा, कई जगहों पर इंपीरियलिज्म था, यानी कि आपके जो, जैसे ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज कर रखा था, फ्रेंच ने जो है श्रीलंका को कर रखा था। लेटर ऑन ऑल द कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ दीज एरियाज अलग हो गए। ये वाले जो आपके सिंबल्स हैं, आपको पेपर में, पिक्चर में एज अ पिक्टोरियल भी आ सकता है, मैच द कॉलम में भी आ सकता है, राइट। द ब्रोकन चेन्स, बांधा हुआ, स्लेवरी। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक, ओक इज ऑलवेज हीरोइज्म। स्वॉर्ड, लड़ने के लिए तैयार। ऑलिव इज ग्रीनिश कलर, तो पीस। ब्लैक रेड एंड गोल्ड जो उनका पहले आपका फ्लैग था, अब बाद में बैन हो गया। एंड राइजिंग सन इज न्यू एरा, राइट। सो दिस विल बी द चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली याद रखना। हियर मी फॉर सम टाइम मोर। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से आप लोग जो हो, सबसे पहले व्हाट इज सिल्क रोड and what were the things that were transported through Silk Road? Second question. Two marker question में you can expect all the questions. What is Silk Road? What were the things that were transported? Then food में कौन कौन सी चीजें transport हुई थी? What is Irish famine? The famine which occurred due to the plague of potatoes. Potatoes को बीमारी हो गई थी, crops को, तो potatoes खत्म हो गए थे and the many people in Ireland died due to starvation, वो Irish famine. Then how, मतलब कि conquer जो होता है, it is not only with gun, even diseases can conquer countries. ये एक important या फिर आप कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइक इन अमेरिका, when the Spanish people went over there, so they were immune to chicken pox, smallpox,
And when they went over there, many communities in America perished due to this disease, and Spanish could easily control that area. यही इसमें मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट? द सेकेंड लास्ट चैप्टर इज नेशनलिज्म इन इंडिया एंड देन प्रिंट कल्चर. नेशनलिज्म इन इंडिया में 2 मार्कर तो बिल्कुल लड्डू की तरह आपका जो है 200% श्योर मैप क्वेश्चन है. One is the area which can be related to the different sessions of Congress, and another one can be a Dandi या फिर from where non-cooperation was withdraw किया गया था, वो वाला आपका, and Jallianwala Bagh massacre. These are the 3 which can be there for location, right? तो nationalism in India start होता है when गांधी जी came to India. जो हमने यूरोप में पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑल द एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में भी देयर वर एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, देयर वर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, मतलब यहां से लोगों को जबरदस्ती जो है वॉर में भेजा जाता था. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन गांधी जी केम बैक, वो वापस आए. एंड व्हेन ही केम, उन्होंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे मतलब कि प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, तो ही टुक द टूल ऑफ सत्याग्रह. और सत्याग्रह का मीनिंग है सत्य के लिए आग्रह. यानी इफ योर फाइट इज फॉर ट्रुथ, देन यू डोंट नीड एनी वायलेंस. 2024 में गांधी जी आकर ये बात कहते, गांधी जी को ही तोड़ के डाल देंगे लोग. ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस. सबसे पहला उन्होंने किया था चंपारण में, दैट इज फॉर द इंडिगो प्लांटर्स. ये सारे आपके मैप के क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन. इन नेक्स्ट, फॉर द पीपल हु आर इन खेड़ा. खेड़ा के अंदर था आपका अगेन फॉर द पीजेंट्स. एंड इन अहमदाबाद इट इज फॉर द मिल वर्कर्स जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही. So this was how he organized. लेकिन जब इंपीरियल गवर्नमेंट ने देखा कि द पीपल आर सपोर्टिंग गांधी जी, तो उन्होंने जो है जल्दबाजी में द इंपीरियल गवर्नमेंट इनैक्टेड द रॉलेट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग द पॉलिटिशियंस, द पॉलिटिकल पीपल कुड बी अरेस्टेड एंड पुट इनटू द जेल फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल. उनको जो है कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता. गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी सत्याग्रह किया. ही ऑर्गेनाइज मार्चेस, प्रोटेस्ट, लेकिन ऑल पीसफुल. हड़ताल, ये पेपर में आया था कि विच वॉज नॉट डन. तो एवरीथिंग विच वॉज पीसफुल वॉज डन, विच वॉज वायलेंट वॉज नॉट डन. ये पेपर में आया था 1 मार्कर में. एंड एट दैट टाइम the imperial government also imposed martial law specifically in Punjab on April 13, where there was a fair. And when people entered over there, there was मतलब कि जो bullets से they were shot and many people died, many people were injured, which was called as the infamous Jallianwala Bagh massacre. Later on, the government tried to convince their actions by saying कि they wanted to put a moral effect. इसके बाद the Indians were tortured, they were asked to salute, they were asked to rub their noses, and that is why Gandhi ji withdrew the Satyagraha movement. Now he wanted that there should be a broader movement. He wanted Hindu and Muslims, both should together come. और इसके लिए उन्होंने जो है उनको एक मौका मिला जब आपके ऑटोमन एम्पायर जो था, इट वाज फॉर्मिंग द खलीफा. तो उस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड द मुस्लिम्स वर सपोर्टिंग देम. उनको लगा कि इफ मुस्लिम्स आर सपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड, व्हाई कैन नॉट वी यूज इट फॉर इंडिया. तो उन्होंने कन्विंस किया अपने साथियों को, एंड खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज फॉर्म्ड. Initially, the Indian National Congress was not supporting.
तो पहले इसे प्रपोज किया सितंबर 1920 इन कलकत्ता. इट इज अ मैप क्वेश्चन, वन मार्कर मैप क्वेश्चन. जो मैप में नहीं आएगा वो वन मार्कर में आएगा. देन आफ्टर 2 months in December it was adopted and non cooperation movement जो है it came into effect. अकॉर्डिंग टू दैट गांधी जी ने ये सोचा था कि जितने भी आपके इलेक्शंस होंगे उनको बॉयकॉट किया जाएगा. द गवर्नमेंट के जो आपके टाइटल्स हैं दे वुड बी रिटर्न बैक, एंड इफ द गवर्नमेंट इज यूजिंग एनी रिप्रेसिव मेथड तो देयर वुड बी अ मूवमेंट नेशन वाइड. इसका जो असर था वो अलग अलग जगहों पे रहा और ये आपके पेपर में आ सकता है. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सिटी, इन रूरल एरियाज, इन ट्राइबल एंड इन प्लांटेशन. In the city, the people returned back their titles, they left their jobs, they even tried to follow Gandhian's principle. They wore khadi, but there were no alternatives to them, so they had to draw back. उनको सब कुछ वापस लेना पड़ा. In the rural areas, people wanted rules against indentured laborers. That is जैसे आपके वहां पे बाबा रामचंद्र जी थे. They wanted बेगारी system should be removed, revenue taxes should be removed. और वहां पर जो लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया जब नेहरू जी एंड बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा फॉर्म किया. ये वन मार्कर क्वेश्चन है, इट हैज कम इन द एग्जाम. बट दे वर मोर वायलेंट. इन द प्लांटेशन देयर वर पीपल who supported गांधी जी, लेकिन उनको लगा they will get rid of the Inland Immigration Act, जिसके अकॉर्डिंग they were not supposed to leave their places, but they were brutally tortured. In the forest, they wanted rules against the forest law, जो उनको prohibit करता था forest के अंदर जाने से. अल्लूरी सीताराम राजू was the main figure जिन्होंने protest किया था. He followed Gandhian principles like following Swaraj, then wearing the khadi, लेकिन he was against non-violence. Later on, he was caught and executed by the British. लेकिन उसको फोक हीरो भी बोला जाता. वन मार्कर क्वेश्चन. नाउ एक एक जगह पर इसका अलग असर था एंड इट वाज नॉट दैट मच इफेक्टिव. और तभी 1922 में फरवरी में देयर वाज एन इंसिडेंट जिसके अंदर मेनी पीपल वर किल्ड. अ पीसफुल प्रोटेस्ट वाज अटैक्ड इन चौरी चौरा. और इसको देखते हुए, इस अब्रप्ट वायलेंस को देखते हुए गांधी जी विथड्रू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बहुत 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 इंपॉर्टेंट. नाउ इवन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पीपल वर रिलक्टेंट टू सपोर्ट गांधी जी. उनमें से कुछ लोग थे लाइक मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, दे दोज हु वांटेड टू फॉर्म स्वराज पार्टी. वन मार्कर क्वेश्चन. They wanted to fight the provincial elections. There were people like Nehru or Subhash Chandra Bose who wanted a radical movement, who wanted Purna Swaraj. And there were people like Lal Bal Pal who wanted more extreme movements. बार बार ऐसे मूवमेंट होते रुक जाता, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा था. On the other hand, the British also formed the Simon Commission one marker question, जिसमें all the members were from British, not from India. So when it came to India for the decision, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." अब गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ. पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा जो है, गांधी जी गए नहीं थे. सेकेंड में 1930 में आपका 3 मार्कर क्वेश्चन डांडी मार्च. 3 मार्कर क्वेश्चन डांडी मार्च. डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, या फिर स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. ही रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन आस्किंग फॉर 11 डिमांड, जिसमें सबसे ऊपर था टू रिमूव द टैक्स ऑन सॉल्ट. He agreed that he would go to London for the second roundtable conference. He went there, lekin when he came back, no taxes were removed, no
जो चेंजेस गांधी जी ने कहे थे, लेकिन जैसे कांग्रेस को इलीगल कहा गया था तो उसको लीगलाइज करना, दैट वाज नॉट डन. सो अल्टीमेटली गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस. आपका सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था पहले, बाद में सॉरी वो गए थे फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. एंड सिविल डिसोबीडियंस जो है, दैट इज द डांडी मार्च इज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. और जब उन्होंने रीलॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस को 31 में, तो द सपोर्ट वाज वेरी ल्यूक वार्म. पहली बार जब उन्होंने किया था तब तो लोगों ने सपोर्ट दिया था उनको. The women participated, the people from all the areas participated, but कुछ उसके limitations थी. तो limitations क्या थी? The Muslims wanted to participate, but the Hindus were not supporting them. The women participated, but they were not given any role. The depressed class participated, लेकिन they were alienated by the high class society. ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, बहुत 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 रिपीटेड. गांधी जी ट्राइड टू कन्विंस फॉर एवरीथिंग, लेकिन हो नहीं पा रहा था. कुछ लोगों का जो रिच थे, दे डिड नॉट वांट टू इंक्लूड द पुअर. द मिल वर्कर्स वांटेड टू इंक्लूड, बट दे वर नॉट अलाउड बाय द कांग्रेस. बिजनेस क्लास ने किया तो था, लेकिन बार 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 डिसरप्शन से वो पीछे हट गए थे. तो अल्टीमेटली हाउ डिड वी गेट द इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिला व्हेन वी री इंटरप्रेटेड द हिस्ट्री. when there was idea of, जब हम कहते हैं कि there was an idea of togetherness, collective belongingness, like हिस्ट्री के अंदर मैथ्स, इंडिया के अंदर से ही जीरो डेसिमल वॉज इन्वेंटेड. द री इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल फ्लैग, पहले हमारा जो नेशनल फ्लैग था विच वॉज कैरीड थ्रू इन द स्वराज, वो अलग था. इट वॉज रीडिजाइंड बाय गांधी जी विथ चरखा. देन द मेकिंग ऑफ भारत माता, द इमेज ऑफ भारत माता, उसकी पेंटिंग. द फोकलोर्स, जो हमारे लोक संगीत होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया. लाइक इन सदर्न इंडिया, साउथ में जो है नटेशन शास्त्री ने लिखा. इस तरीके से जो इंडिया का जो हिस्ट्री था उसको री इंटरप्रेट किया गया. एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग देम टू द नेशन, it was when India started getting the ideas of freedom. And that was the time when Gandhi ji also formed the Quit India movement, जिसका एक बहुत बड़ा स्लोगन था, करो या मरो, डू और डाई. एंड इसकी ब्यूटी ये थी कि इसमें हर वो जो की सीडीएम में जिसका लिमिटेशन था, मुस्लिम, विमेन, सबने पार्टिसिपेट किया. एंड अल्टीमेटली वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस इन 1947. राइट. 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपका री इंटरप्रिटेशन या फिर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, प्लीज 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 अच्छे से याद रखें. डांडी मार्च कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन. वी स्टार्टेड विथ 70 वॉलंटियर्स, 78 वॉलंटियर्स, लेकिन जब वो आए थे तो मोर देन 1000 थे, जहां उन्हें सेरेमोनियली उन्होंने जाकर जो है सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था एट डांडी. दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सीडीएम, यानी कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सीडीएम? ये आपके री इंटरप्रिटेशन के ऑपोजिट में आया हुआ है. बाकी अल्लूरी सीताराम राजू 1 मार्कर में आ सकता है. देन हु फॉर्म द किसान अवध सभा आपका 1 मार्कर में आ सकता है. 2 मार्क्स तो आपके लड्डू की तरह यू आर हैविंग दैट इन योर मैप्स. राइट. दैट इज आपके जितने भी सत्याग्रह थे, वो 3 सत्याग्रह है. आपके जो सेशंस थे वो नागपुर, सॉरी, सबसे पहला कोलकाता, फिर नागपुर आपका, फिर मद्रास, एंड लास्ट इज लाहौर. वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम पूर्ण स्वराज? लाहौर, 1929. Where it was, non cooperation was withdrawn? Chauri Chaura, that is in Uttar Pradesh. Infamous Jallianwala Bagh, अमृतसर. यूपी नहीं लिखेंगे, चौरी चौरा लिखेंगे. पंजाब नहीं लिखेंगे, अमृतसर लिखेंगे. बिहार नहीं लिखेंगे, चंपारण लिखेंगे.
तो ये आप लोगों को इसमें मैप में याद रखना। तो दैट इज द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। All the points which can come under one question has been put differently. तो प्रिंट, आज तो हमें पता है प्रिंटिंग इज वेरी कॉमन फॉर अस। हमारा एडमिट कार्ड प्रिंट है, आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं दे आर प्रिंटेड। सो हाउ डिड दिस प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न इन द मतलब हाउ इट केम अप। तो पहला हमारा जो प्रिंटिंग हम बोलते हैं दैट वाज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। एंड चाइना की जो बुक होती थी वन मार्कर क्वेश्चन, दे वर सेड एज अकॉर्डियन स्टाइल, मतलब उसको मोड़ कर बनाया जाता था। एंड दीज बुक्स जो यूज करते थे एट इन चाइना दे वर यूज फॉर सिविल सर्विसेज, लेटर ऑन जैसे अर्बन कल्चर में लोगों के लिए पोएम्स, पिक्चर्स वगैरह के लिए। एंड जो मर्चेंट्स होते थे वो यूज करते थे अपनी अकाउंट्स को लिखने के। लेटर शंघाई बिकेम द हब, ये मैंने इसलिए लेफ्ट साइड में लिखा, ये वन मार्कर में आया है। जापान में प्रिंट कल्चर जो है वो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे दे हैड इंट्रोड्यूस्ड। एंड द ओल्डेस्ट बुक इज डायमंड सूत्र, ये बुक पेपर में भी सॉरी पिक्चर पिक्टोरियल भी आया हुआ है। तो इनिशियली तो जो बुक्स बनती थी वो कैलीग्राफी की तरह लिखी जाती थी, यानी कि द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग। चाइनीज पेपर आपके जो है सिल्क रूट के थ्रू यूरोप जाते थे, लेकिन जो प्रिंटिंग वाला जो वुड ब्लॉक था ना दैट वाज टेकन बाय मार्को पोलो इन 1295। वो लेकर गए थे इटाली वहां पर, बिकॉज द पीपल, उस वक्त में क्या होता था हाथों से कैलीग्राफी से लिखा जाता था, और जो पब्लिशर्स होते थे वो लोग स्क्राइब्स एंड स्किल्ड हैंड राइटर्स को एम्प्लॉय करते थे। वन मार्कर क्वेश्चन, व्हाट आर स्क्राइब्स। स्क्राइब्स होता है किसी भी चीज को देखकर नकल करते थे जो लोग, जो प्रिंटिंग एक बार बनती थी कैलीग्राफी से उसको देखकर बाकी लोग उसको नकल करके लिखते थे। तो उस वक्त में ऐसी ही प्रिंटिंग होती थी, लेकिन जब वुड ब्लॉक्स आए तो दे यूज द वुड ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग, जो ठप 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 करके बन जाता था। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो रिच होते थे दे डिड नॉट वांट द पेपर्स, उनको पसंद होता था एनिमल के जो स्किन होते हैं ना उसमें प्रिंटिंग। एंड द एनिमल स्किन दैट पार्चमेंट वाज कॉल्ड एज वेलम। वन मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चंस। और जो हाथों से लिखे थे जाते थे उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनकी कुछ लिमिटेशंस होती थी। थ्री मार्कर क्वेश्चन, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी फ्रेजाइल, फट जाते थे। जो इंक होती थी वो दूसरी तरफ आपकी पोर होती थी तो फैल जाती थी, एंड दे वर नॉट इजी टू कैरी। तो प्रिंट आपका जो है उस वक्त में दिस वाज द वे इट स्टार्टेड। नाउ मैन्युस्क्रिप्ट इतने डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाते थे, कॉपिंग स्क्राइब जो करते थे वो काफी जो है एक्सपेंसिव होता था। वुड ब्लॉक्स यूज होते थे लेकिन वुड ब्लॉक्स को यूज करना भी मुश्किल था। दैट टाइम गुटेनबर्ग करके एक इंसान था जो कि एक बहुत ही रिच मर्चेंट का बेटा था। उसने अपने घर में वाइन ऑलिव को प्रेस करके उसमें से जूस निकालते हुए देखा था। लेटर ऑन उसने अपने एक्सपर्टीज के थ्रू वो गोल्डस्मिथ बन गया था, और वो उनकी जो होती थी वो होता था एंकलेट। एंकलेट मतलब पाजे। और उसमें वो मोल्ड यूज करते थे, मतलब जो डिजाइन बनाने के लिए। उसने उस मोल्ड को गोल्ड की जगह प्रिंटिंग में यूज करना शुरू किया, अल्फाबेट्स को उसमें फिक्स करके। एंड ही ट्राइड टू उसको डेवलप करने की कोशिश की। एंड दिस वे द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम इनटू द पिक्चर। और जो पहली बुक उसने प्रिंट की थी दैट वाज बाइबल, जो बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट के जैसे लगती थी, पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर। बिकॉज वो जो अल्फाबेट्स होते थे ना देवर हैंड रिटन, तो जब वो छपते थे तो वो हाथ वाले होते थे, बस उसको हाथ से, जैसे हम ब्लॉक वो फोटो बना के हम छापते हैं तो बनाते तो हाथ से है, तो दे रिसेंबल द। और उसमें जो डिजाइनिंग होती थी they were different. No two Bibles will be having the same design. That depended on the customer. किसको कौन सी पिक्चर चाहिए, उसमें जो बॉर्डर्स होते थे वो अलग होते थे। तो जब ये गुटेनबर्ग प्रेस बन गया उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने प्रिंटिंग स्टार्ट की।
तो व्हाट वर द इम्पैक्ट्स? अगर आप देखो तो मैंने अलग अलग लटका दिया है। न्यू पब्लिक रीडिंग अलग कर दिया है, रिलीजियस डिबेट अलग कर दिया, मेनिया अलग कर दिया है, और फर्दर इनोवेशन 3 मार्क का नीचे कर दिया। तो नेचुरल है कि जब प्रिंट आए, ज्यादा आपकी बुक्स छपने लगी, कॉस्ट आपका रिड्यूस हो गया। नाउ द पीपल वांटेड टू रीड द दीज। नए नए फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना शुरू किया। कई लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। देयर वर डिफरेंट स्कूल्स आपके सेटअप हुए, लिटरेसी लेवल आपका बढ़ गया। कुछ गरीब से गरीब इंसान भी उसे खरीदे, इसीलिए पेनी चैप बुक्स जो 1 पैसे का होता था, हल्के जो कवर होते थे बिलियोथिक ब्लू, वो आपके छपने शुरू हुए। बट देयर वर पीपल हु डिड नॉट लाइक प्रिंटिंग। देयर वर सर्टन रिलीजियस डिबेट्स। सम ऑफ द पीपल इन द रिलीजियस एरिया फियर्ड कि प्रिंटिंग से आपका जो कल्चर है वो खराब हो जाएगा। उनको लगता था कि विद द प्रिंटिंग पीपल विल अपोज द रिलीजन। लाइक मार्टिन लूथर ने 99 थीसिस लिखा था, न्यू टेस्टामेंट, which also led to the formation of Protestant Reformation. There were people like Mercier जो कि प्रिंटिंग को, मतलब कि प्रिंटिंग के खिलाफ, सॉरी, चर्च के खिलाफ आवाज उठाते थे। एंड अल्टीमेटली चर्च ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई ऐसे बुक्स की विच शुड नॉट बी पब्लिश्ड, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स लाइक एल्मनक, पंचांग, फोक ब्रदर्स लाइक ग्रिम ब्रदर्स ने फोक टोल्स बनाए थे, वो किए। पढ़ने के लिए सबके पास पैसा नहीं होता था, लेंडिंग लाइब्रेरी सेट हुई। It is said that printing culture also shaped the ideas of French Revolution. 3 marker question, very, very repeated question. It is said when फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था, उससे पहले इट इज सेड, लोग कहते थे, ट्रेम्बल टायरनिस्ट, मतलब जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, अब तुम्हारी बारी है डरने की। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान रोशे, जॉन लॉक, जीन रूशे, दे ऑल एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी थ्रू द रिटन वन, जिसकी वजह से लोगों में ये चीजें फैली। वहां पे आपके जो पब्लिक प्लेसेस होती थी, टेवर्न्स यानी कि पब्स, इन जगहों पर लोग इन चीजों को पढ़ते थे। जिनको पढ़ना नहीं आता था, दूसरे लोग पढ़कर उनको सुनाते थे। तो इट शेप द आइडियाज इन द माइंड ऑफ पीपल विच लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। What were some of the innovations in printing culture? 3 marker question. What were some of the innovations in printing culture? 3 marker question. शुरू में तो आपका वुडन ब्लॉक था, फिर आपका गुटेनबर्ग प्रेस बना, फिर पावर से चलने वाले आपके प्रिंटिंग प्रेस बना जो रिचर्ड एम हो ने बना था। आ सकता है 1 मार्कर में 100%। देन शिलिंग सीरीज बनी, 1-1 पैसे में। चीप पेपर बैग, पेपर बैग का मतलब होता है जिनके कवर्स होते हैं ना, वो हल्के होते हैं, जिससे कि गरीब से, तो इस तरीके से आपके नए पेपर्स, नए तरीके के आपके प्रिंटिंग, ये सब आपका स्टार्ट हो गया। So this is how new innovations got the printing into a revolution. Now, what was printing revolution in India? तो इन इंडिया प्रिंटिंग वॉज नॉट अ, जैसे लिखना जो था वो पूरा नया नहीं था। हमारे तो रामायण, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, दे हैव बीन रिटन ऑन द लीव्स, पाम लीव्स पे लिखे जाते थे। तो वी हैड द रिलीजियस स्क्रिप्ट्स व्हिच वाज ऑलरेडी देयर, बट प्रिंटिंग एग्जैक्टली जो एक पे है, ये आपका आया, द फर्स्ट जो आपका आया था दैट वाज इन गोवा। ये 1 मार्कर में आया हुआ है। एंड हु ब्रॉट दिस, ये भी आया है बिल्कुल तीसरा या चौथा क्वेश्चन पेपर में। अभी तो हमारे एमसीक्यूज आते हैं, पहले जब 1 मार्कर आता था उसमें भी ये डायरेक्टली आता था। तो इट वाज इन 16th century when the Portuguese missionary brought the printing press.
पहले कोंकणी में, फिर कन्नड़ में, फिर तमिल में, फिर मलयालम में बुक हुई थी। केकेटीएम, केकेटीएम, कोंकणी, कन्नड़, तमिल एंड मलयालम। देन ब्रिटिश के जो आपके बुक, वो सॉरी, एक न्यूज़पेपर होता था द बंगाल गेजेट, उसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है, ही वाज द एडिटर। वो उसमें जो है कैरिकेचर्स, ब्रिटिश का मजाक उड़ाते हुए कई बार पिक्चर्स डालता था, विच वाज नॉट लाइक बाय द ब्रिटिश, और उसको जो है मतलब कि नोटिस दिया गया था। एंड इंडिया के अंदर गंगाधर जो गंगाधर, बाल गंगाधर थे, सॉरी गंगाधर भट्टाचार्य थे, उन्होंने बंगाल गेजेट किया था। वो द बंगाल गेजेट है, ये बंगाल गेजेट है। नेक्स्ट, देन अगर इंडिया में प्रिंटिंग आया तो उसका क्या नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो इंडिया के अंदर भी देयर वर रिलीजियस रिफॉर्म्स, डिबेट्स, पीपल फियर्ड कि भाई प्रिंटिंग आया है, लोग अगर पढ़ेंगे तो दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग। देयर वर न्यू इंटरप्रिटेशन, हर चीज का एक इंटरप्रिटेशन होता था। राजा राम मोहन रॉय ने अपने न्यूज़पेपर संबंध कौमुदी में कई जो इंडियन जो हमारे रिचुअल्स थे उसको क्रिटिसाइज किया था, और उसको अपोज किया था एक और पेपर ने, समाचार चंद्रिका ने। टू पर्शियन न्यूज़पेपर, वन मार्कर में आया हुआ है ये, आया हुआ है। जमी जहान नोवा एंड शमशूल अकबर प्रिंट हुआ। सम इस्लामिक डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब रूल्स, जिसको हम फतवा कहते हैं, वो इश्यू किया जाता था। जो पहला एडिशन था, प्रिंटेड एडिशन रामचरितमानस का, वो कलकत्ता में आया था आपका। तो प्रिंटिंग से फायदे और नुकसान हुए। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन विमेन? विमेन की रीडिंग भी इंक्रीज हुई, स्कूल सेटअप हुए, कुछ फादर्स, कुछ हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विमेन को भेजना शुरू किया। देयर वर सम इमर्जिंग ऑफ न्यू विमेन राइटर्स लाइक राज सुंदरी देव। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस वाले पीडीएफ को 100% पढ़ना। ताराबाई शिंदे और रामाबाई ने हिंदू में जो स्पेसिफिकली विडोज की जो प्रॉब्लम्स है उनको लिखा। जर्नल्स आए, कुछ लोगों ने जैसे राम चड्डा ने स्त्री धर्म विचार के ऊपर बुक्स लिखी। विमेन अपना व्यू एक्सप्रेस करने लगी। इन द पुअर सेक्शन, फॉर द पुअर पीपल, छोटे छोटे बुक्स, पॉकेट बुक्स स्टार्ट हुए। पेपर बैक एडिशन स्टार्ट हुए नॉवेल्स के। जो ओरिजिनल नॉवेल्स है वो महंगे होते हैं, अभी भी आप देखना ओरिजिनल नॉवेल्स के पेपर बैक एडिशन आपको हर जो मतलब कि जंक्शन होता है, ट्रैफिक जंक्शन, वहां मिल जाता है। अगर ओरिजिनल आपका 800 का, तो वहां पे आपको 100 रुपए में मिलेगा। लिटरेसी रेट आपके बढ़ने लगे। लोगों ने पुअर और रिच के बीच के जो फर्क है उस पर अलग अलग तरीके से अपने विचारों को लिखा। लाइक गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले ने छोटे बड़े का सवाल। इस तरीके से द पुअर वर ऑल्सो एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। Now, when it came to the nationalist movement, people used printing to express their views. Like people like Rabindranath Tagore, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, उन्होंने कविताएं लिखी। कई जगहों पर जो है नेशनल आपके जो सेंटिमेंट्स होते थे उनको थ्रू पिक्चर्स डिपिक्ट किए जाते थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी करके जो न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया था। एंड ही हैड आल्सो पब्लिश्ड अबाउट द पंजाब में, पंजाब में जो प्रॉब्लम आई थी उसको उन्होंने उसमें डाला था, जिसकी वजह से लाठी चार्ज हुई थी उनके ऊपर, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। जब ब्रिटिश ने देखा दैट इंडियंस आर यूजिंग प्रिंटिंग फॉर देयर ओन पर्पस, तो उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनैक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो नेटिव प्रेस होता है, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, उसमें जो
पब्लिश होता था उस पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश की. दे ट्राइड टू सेंसर इट, क्या पब्लिश होगा क्या पब्लिश नहीं होगा. एंड इफ दे फाउंड एनी न्यूज टू बी सेडिशियस, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो पहले वार्निंग दी जाती थी कि भाई आप इसको हटा दो. एंड इफ द वार्निंग वाज इग्नोर्ड, तो जो प्रेस होता था, प्रिंटिंग प्रेस, उसकी जो मशीन होती थी उसको जब्त कर लेती. तो दैट वाज हाउ प्रिंटिंग शेप्ड अप द इंडियन सोसाइटी. इसमें से जितने भी आपके न्यूज़पेपर के नेम हैं, जितने भी आपके जो आपके बुक्स के नेम है, ये आपको लर्न करना है. दे विल बी वन मार्कर क्वेश्चन, वन मार्कर. विमेन एंड प्रिंटिंग के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ 3 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. गुटेनबर्ग प्रेस के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ 3 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. वर्नाकुलर एक्ट पर 3 मार्कर क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. राइट. तो ये तो आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम द इंडियन. देन व्हाट वर द इनोवेशंस, ये. देन चैप बुक्स, शिलिंग बुक्स, बिब्लियोथिक ब्लू, ये सब आपके 1 मार्कर. हु ब्रॉट वुडन ब्लॉक टू इटाली, 1 मार्कर. अकॉर्डियन स्टाइल कहाँ पे यूज होता था, 1 मार्कर. द फर्स्ट बुद्धिस्ट, आपका जो ओल्डेस्ट बुक है जापान का, डायमंड सूत्र, 1 मार्कर. विच वॉज द हब, शंघाई, आपका 1 मार्कर. जापान के अंदर आपका ईडो, जापान में कौन सा था आपका, ईडो. विच इज द ओल्ड नेम फॉर टोक्यो, जो कि टोक्यो का पुराना नाम है, वो आपका हब था. ये सारे आपके 1 मार्कर. वेलम, कैलीग्राफी, बिब्लियोथेक, ये सब मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम दिस चैप्टर. यू कैन एक्सपेक्ट गुटेनबर्ग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट इज अ रीडिंग न्यू मेनिया, आप जनरलाइज करके लिख सकते हो कि जब प्रिंटिंग आई थी तो लोगों में पढ़ने की एक इच्छा आई थी, लिटरेसी रेट बढ़ गया था, विमेन राइटर्स आ गए थे, नए राइटर्स आए थे, नए पब्लिशर्स आए थे. यू कैन राइट इट इन अ जनरलाइज्ड वे. देन हु कॉल्ड, मतलब कि किसने जो है प्रिंट को, प्रिंटिंग को अल्टीमेट गॉड बोला था, दैट इज मार्टिन लूथर. हु रोट द 99 थीसिस, मार्टिन लूथर. वन मार्कर कोई क्वेश्चंस में आ सकता है. एंड फ्रॉम इंडिया, राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी लिखी थी. देन पर्शियन न्यूज़पेपर के नाम कौन से थे. रामचरितमानस कहाँ पर हुआ था. देन किसने आपका अमर जीवन लिखा था. ये सारे आपके 1 मार्कर हो सकते. So this is print culture. So with this, the entire history syllabus is also over. In history, you have nationalism, rise of nationalism in Europe, then nationalism in India, print culture, and of course, making of global world, which is a very short. And मैं वो आपको बता चुकी हूँ कि what are the things that you can expect. Food traveling, which were the things which traveled. आपका then आपका जो है how disease became the source of conquer. These are all from that particular, right. So with this two main subjects हम लोगों ने आज रिवाइज कर लिया है. One is history and second one is political science. Anything you want to